हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। कंस्ट्रक्टर्स किस लिए यूज होते हैं? आप एक क्लास क्रिएट करते हो, राइट? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो वैल्यूज होती है वो कुछ भी हो सकता है, जो भी जीरोस एंड वंस उसमें पड़े हुए हैं उससे जो फॉर्म हो रहा है। सिंस वो हमें नहीं पता क्या है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, सो वी कॉल इट गार्बेज वैल्यू। ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे लिए क्या है? गार्बेज वैल्यूज है, राइट? क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्लास बनाई है जिसका नाम है रेक्टेंगल, राइट, और इसके अंदर आपने डेटा मेंबर्स में लेंथ और ब्रेड्थ ले लिया, तो अब जब आप इसको ऑब्जेक्ट लोगे इस क्लास का, जहां पे भी आपने इसका ऑब्जेक्ट लिया रेक्टेंगल और बिना इनपुट किए अगर आपने इसको शो करा दिया, तो ये लेंथ और ब्रेड्थ की कोई भी वैल्यू शो करेगा विच माइट नॉट मेक एनी सेंस। सो वो कोई सेंस नहीं बना रहा है हमारे लिए। वो क्या है? गार्बेज वैल्यूज, राइट? आप चाहते हो कि इसमें गार्बेज वैल्यूज ना हो, तो आपने सोचा कि भाई यहाँ ऐसे लिखने की जगह जैसे हम नॉर्मल सी प्लस प्लस में लिखते हैं ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। सो ऐसे करना अलाउड नहीं है, इस पे आपको एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ क्लास की डेफिनेशन है। इस टाइम पर कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है। सिंस नो मेमोरी इज एलोकेटेड एट दिस टाइम, हम इसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर्स करते हैं सी प्लस प्लस में, तो भी हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया है तो आप ऐसे ले सकते थे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 7,9। तो 7 लेंथ में चला जाता है, 9 ब्रेड्थ में चला जाता है। पर ये चीज भी क्लासेस के साथ पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स के साथ होता है, बट क्लासेस में आप इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो फिर मतलब कोई तरीका ही नहीं बचा इनिशियलाइज करने का। तो इट विल ऑलवेज हैव गार्बेज वैल्यूज, बट वी डोंट वांट दैट। वी वांट टू इनिशियलाइज। वी वांट कि अगर ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू इनपुट ना हो रही हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट से कुछ तो होना चाहिए। अब वो कुछ जो है वो आप इनिशियलाइज कैसे करोगे? तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। सो कंस्ट्रक्टर्स को अगर हम डिफाइन करें तो कंस्ट्रक्टर्स क्या है? स्पेशल फंक्शंस, special functions used to initialize objects of a class। और इसकी बेस्ट चीज है कि इनको कॉल नहीं करना होता। So these are called implicitly। We don't have to call it with member of operator। तो आप ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के इसको कॉल नहीं करते हो, ये अपने आप कॉल हो जाता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। So these are called automatically, or you can say implicitly, whenever object of the class is created। whenever object of the class is created। बट अगर हम कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन है जिसको अपने आप से कॉल करना है? तो ऐसा होना चाहिए ना कि इसका कोई स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। जैसे जावा लैंग्वेज है तो उसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम फिक्स्ड है, सुपर ही देना है आपको। ठीक है। नॉट इन जावा। जावा में भी हमारा सेम रूल होता है सी प्लस प्लस वाला, पर बेस क्लास को रेफर करने के लिए सुपर कीवर्ड होता है वहां पे। बट कुछ लैंग्वेजेस है जैसे कि आपके पास पाइथन हो गया, उसमें आपका कंस्ट्रक्टर का नाम इनिट ही होगा। अगर आप वीबी कर रहे हो तो उसमें भी कंस्ट्रक्टर का नाम न्यू ही होगा। पर सी प्लस प्लस और जावा में ये नहीं है कि एक नाम फिक्स्ड है। जो आपकी क्लास का नाम है वही सेम नाम आपको कंस्ट्रक्टर का देना है। सो वट एवर इज द नेम ऑफ द क्लास, द सेम नेम आई हैव टू गिव फॉर द कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज नेम ऑफ द क्लास। तो जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम भी होना चाहिए। सो कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज नेम ऑफ द क्लास। एंड कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता क्योंकि वो खुद एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। सो नो रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड। आप लिख ही नहीं सकते कंस्ट्रक्टर के आगे इंट वॉइड, कुछ भी नहीं लिख सकते। सो नो रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड इन फ्रंट ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स रिसीव हो सकते हैं और उसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। सो आर्ग्यूमेंट्स कैन बी रिसीव्ड बेस्ड ऑन विच constructors are categorized into 3 types। ठीक है। based on which constructors are
categorized as default constructors, parameterized constructors, and copy constructors. और जब आपके पास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आपके एक क्लास में होता है, उस कंसेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग किया था कि सेम नाम का एक से ज्यादा फंक्शन है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग है। वैसे यहाँ पर भी सेम नाम का है क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम ही होगा क्लास के नाम के, एंड उसमें आप अगर अलग अलग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहे हो तो वो बन जाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। लेट्स सी हाउ डू वी मेक अ कंस्ट्रक्टर। सो ये तो हो गई इसकी थियोरेटिकल points ki what constructor is, how can you define it. But now let's see how actually we make a constructor. तो हम एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम है टाइम, लेट्स से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक क्लास ली, क्लास का नाम है टाइम। टाइम किससे बनता है? आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स से। सो प्राइवेट में हमने ले लिया इंट आवर्स, मिनट्स and seconds. So we have hours, minutes and seconds, and then we have public. पब्लिक के अंदर आप क्या करोगे? इनपुट शो तो जैसे बनते थे वो तो बनाएंगे, बट यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जिसका नाम मैंने दे दिया टाइम, राउंड ब्रैकेट्स खाली है, एंड रिटर्न टाइप मैंने नहीं लिखा है, सो नो रिटर्न टाइप इज मेंशन्ड हियर। सो टाइम राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे? आवर्स। आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि आपको 0 ही इनिशियलाइज करना होता है, जो भी आपको इनिशियलाइज करना है। आपको 12 बजे इनिशियलाइज करना है तो आप 12:00 भी ले सकते थे, मैंने यहाँ पे सब में 0 कर दिया। ठीक है, तो आवर्स भी 0 होगा, मिनट्स भी 0 होगा और सेकेंड्स भी 0 होगा। सो ये फंक्शन आपको कॉल नहीं करना है। अब जब आप मेन बनाओगे और उसके अंदर आप इसके ऑब्जेक्ट्स लोगे, अगर आपने यहाँ पर टाइम का ऑब्जेक्ट लिया है T1 T2, और अगर आपने यहाँ पर T1 डॉट शो करा दिया तो वो आवर्स मिनट सेकेंड्स में 000 ही दिखाएगा। T2 डॉट शो कर दिया तो इसमें भी आवर्स मिनट सेकेंड्स में 000 आएगा, गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। ऑब्वियसली अब अगर मैं इनपुट लिखती हूँ तो ये 0 जो है वो ओवरराइट हो जाएगा, उसकी जगह वो आ जाएगा जो यूजर ने इनपुट किया है, राइट। बट इनिशियली जो है वो गार्बेज वैल्यूज नहीं है, अब वो वैल्यूज हैं जो हमने दी है, और हमने T1 डॉट टाइम लिख के कहीं पे भी इसको कॉल नहीं किया। सो दीज कैन नॉट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली, आप अलग से इसको डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल नहीं कर सकते हो। सो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर, इट विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसमें यहाँ कुछ भी पास नहीं हो रहा है, तो इस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सिंस वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग, हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं। पर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं एक टाइम क्रिएट करूं T3 और उसमें 5 hours 20 minutes and 54 seconds होने चाहिए initially, ठीक है। सो आई वांट इट लाइक दिस। सो इफ यू आर पासिंग वैल्यूज लाइक दिस, जो आप चाहते हो कि आपके आवर्स मिनट सेकंड्स में स्टोर हो, तो उनको आप ऐसे पास कर सकते हैं क्रिएट करते टाइम। टाइम T3 आप क्रिएट कर रहे हो और यहीं पे आप राउंड ब्रैकेट में वैल्यूज भेज दोगे। सो दिस थिंग इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें अब आप 3 इंटीजर्स वहां से भेजे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम 3 इंटीजर्स रिसीव भी करेंगे। तो हमारे पास आवर्स में क्या आ जाएगा? x, मिनट्स में आ जाएगा y, सेकेंड्स में आ जाएगा z। सो योर वैल्यूज विल बी असाइन लाइक दिस। तो x आ गया, y आ गया, z आ गया। सो दिस इज हाउ वी मेक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। 3 पैरामीटर्स हैं तो जब भी कॉल होगा 3 भेजने ही पड़ेंगे, अगर 2 भेजोगे तो एरर आ जाएगा, राइट। फिर आप वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाला केस यहाँ पे भी लगा सकते हो फंक्शंस का, कि आप यहाँ खुद ही z में 0 ले लो, कि भाई अगर 2 पास किए तो भी ऑटोमेटिकली z 0 ही हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज हो सकता है जो हमने फंक्शंस में देखा था डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वाला, ठीक है। बट एनी हाउ, इफ पैरामीटर्स आर बीइंग पास, इट्स कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अब इस क्लास में आपके पास 2 कंस्ट्रक्टर हो गए, तो इन अ वे यू आर रिप्रेजेंटिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2 कंस्ट्रक्टर हमारे पास हैं, सो व्हेन वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, क्योंकि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो भी इस चीज पे डिपेंड करेगा कि पैरामीटर्स कितने पास हो गए, ठीक है। सो ये तो हो गए 2 सिंपल टाइप के कंस्ट्रक्टर्स। अब तीसरा कंस्ट्रक्टर जो है वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इवन अगर आप ऐसे लिखते हो टाइम T4 इज इक्वल टू T1, तो भी ये किसको कॉल करता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर को, कि आप चाहते हो कि T1 की जो वैल्यूज हैं वो T4 में कॉपी हो जाए। तो इसको मैं T4 राउंड ब्रैकेट में T1 भी लिख सकती थी,
या फिर मैं टाइम t4 इज इक्वल टू t1 जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे भी लिख सकती हूँ, इट्स अप टू मी। बट इन दोनों से तो ये चलेगा नहीं, तो इसके लिए आपको एक और बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर का नाम है टाइम। अब जो वैल्यू आप रिसीव कर रहे हो वो कोई इंटीजर फ्लोट नहीं है, वो दूसरा टाइम, रिसीविंग अनदर टाइम। और यहाँ पर उस टाइम को आपको बाय रेफरेंस लेना पड़ेगा। हमने पहले बाय रेफरेंस लिया था जब हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने थे, है ना। सो वी वर टेकिंग बाय रेफरेंस बिकॉज वी वांटेड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस। यहाँ पे हम बाय रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा है तो उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो। हम नहीं चाहते, क्या एरर ही आ जाएगा वैसे तो जब आप बनाओगे बिना एम्परसेंड के। सो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये रेफरेंस इसलिए लेते हो ताकि इट इज जस्ट अनदर नेम for the objects passed from here. So reference क्या होता है? No memory is allocated for that. वो सिर्फ एक और नाम होता है। तो एक और टाइम का ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बन रहा है, सिर्फ उसी को एक हमने नाम दे दिया है। तो अब जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके आवर्स में x के आवर्स आ जाने चाहिए। जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके मिनट्स में x के मिनट्स आ जाने चाहिए। करंट ऑब्जेक्ट के सेकंड्स में x के सेकंड्स आ जाने चाहिए। तो इसमें सेम वही वैल्यू होगी जो t1 में होगी। आप आगे जाके इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, so these are the three type of constructors we have, and we have one more special function like this जिसका नाम तो क्लास के नाम के साथ सेम होगा और उसके सामने ये टाइल साइन आएगा। इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ये तब कॉल होता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। वैसे तो हमें उस टाइम पे कुछ करना नहीं होता। हाँ, अगर हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेट कराई है तो हम डी एलोकेट करा सकते हैं इस टाइम पे। That is what you could do. Otherwise, we don't have to do anything at this time. So, destructor is a function which is called automatically. Destructor is a function which is called automatically whenever the object is deallocated. जब उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है, जब उसका स्कोप खत्म हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। और वो यूजुअली कब होता है? जब आपका कोई ब्लॉक है या कोई फंक्शन है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था, वो ब्लॉक खत्म हो गया, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जब वो ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय होंगे तो इट विल बी कॉलिंग देयर रिस्पेक्टिव डिस्ट्रक्टर्स, राइट। और कंस्ट्रक्टर्स के उल्टे ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। जैसे ऊपर वाला जो हमने अभी कोड लिया उसमें सबसे पहले t1 बना तो कंस्ट्रक्टर उसका कॉल होगा, फिर t2 बना तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर t3 बना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, t4 बना उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर उल्टे चलेंगे, पहले t4 के लिए, फिर t3 के लिए, फिर t2 के लिए, फिर t1 के लिए। तो जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए हैं उसके उल्टे ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर्स कॉल होते हैं। और डिस्ट्रक्टर में कोई ओवरलोडिंग नहीं होती। डिस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही हो सकता है हमारे पास। So we don't have any kind of overloading for destructors. One class can have only one destructor, right? So ये बहुत ही important question हो जाता है कि डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का। So आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, एन एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सो डिफरेंसेस हो गए, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते टाइम कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय होते टाइम होता है। कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर एक ही होता है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के सेम होता है, डिस्ट्रक्टर में टाइल साइन साथ में आता है। देन कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर भी पास नहीं हो सकते। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो सकती है, डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं हो सकती, एंड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज ऑपोजिट। सो दीज आर फ्यू मेजर पॉइंट्स जो आप डिफरेंसेस में लिख सकते हो एंड आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्टर। सो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फ्रेंड फंक्शंस एंड एक होता है स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो पहले मैं आपको स्टैटिक बताती हूँ फिर फ्रेंड फंक्शंस बताऊंगी। देखो स्टैटिक जो है यहाँ पे इसका क्या मतलब है। एक हमने सी लैंग्वेज में पढ़े थे स्टैटिक वेरिएबल्स, उनका पर्पस क्या था कि इट मेंटेन्स द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बिटवीन टू फंक्शन कॉल्स। क्योंकि नॉर्मली एक फंक्शन कॉल होता है तो वेरिएबल क्रिएट होता है और जब वो फंक्शन खत्म होता है तो उस वेरिएबल की मेमोरी डी एलोकेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्लासेस के केस में मतलब, और वहां पे क्या था कि स्टैटिक लिखने से क्या होता है कि जब फंक्शन स्टार्ट होगा तो मेमोरी एलोकेट होगी, उसके बाद डी एलोकेट नहीं होती, इट मेंटेन्स द सेम वैल्यू टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम। दैट वाज स्टैटिक वेरिएबल इन अ फंक्शन। पर अब क्या है स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। क्लास में स्टैटिक डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस का क्या रोल है? देखो आपके पास एक क्लास में दो तरह के डेटा मेंबर्स होते हैं, ठीक है। सो इफ आई हैव क्लास और उसके अंदर यहाँ पर मेरे पास डेटा मेंबर्स हैं, तो ये डेटा मेंबर्स दो तरह के हैं। एक होते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स और एक होते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स। इनका मतलब क्या है?
देखो इंस्टेंस वेरिएबल्स मतलब कि विच आर क्रिएटेड एवरी टाइम द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, है ना। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इंस्टेंस वेरिएबल बार बार क्रिएट होंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। सो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो जितनी बार आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि आपने लेंथ और ब्रेथ लिया है, तो आप जितने रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट्स बनाओगे उतनी बार आपका एल और बी को मेमोरी दोबारा 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 एलोकेट होती जाएगी। सो वी विल बी एलोकेटिंग मेमोरी अगेन एंड अगेन फॉर दोज वेरिएबल्स, राइट। सो दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स। पर अगर आपको ऐसा चाहिए कि कोई वेरिएबल ऐसा हो जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम हो, इट शुड बी कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। सो इफ आई वांट अ वेरिएबल व्हिच शुड बी कॉमन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, दैट शुड बी योर स्टैटिक वेरिएबल। सो एक ऐसा वेरिएबल जिसको सिर्फ एक ही बार मेमोरी एलोकेट होगी पूरी क्लास के लिए, और हम उसको पूरे ऑब्जेक्ट्स में शेयर कर सकते हैं, तो उसे हम स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगी, बट मतलब समझ आना चाहिए कि इंस्टेंस है, हर बार क्रिएट होगा जितने ऑब्जेक्ट आपके बन रहे हैं। स्टैटिक इज एक बार बन गया और फिर वो पूरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शेयर होता है। जैसे कि स्टूडेंट है, अब हर स्टूडेंट का अपना एडमिशन नंबर, नेम और मार्क्स होंगे, लेकिन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो तो सेम होते हैं। अगर 50 है तो सबके लिए 50 है, अगर 40 है तो सबके लिए 40 है। सो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका स्टैटिक वेरिएबल बन सकता है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा टू चेक वेदर द स्टूडेंट हैज क्लियर्ड द एग्जाम और नॉट। ऐसे ही जब फंक्शंस की बारी आती है तो हर फंक्शन को हम डॉट लगा के कॉल करते हैं। दैट्स द रूल कि आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट फंक्शन का नाम लिखना है और उसको कॉल कराना है। बट वी कैन हैव स्पेशल फंक्शंस जो सिर्फ क्लास के नाम के साथ कॉल हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो, it can call it with the help of name of the class. So that type of function will be called static function. ठीक है, so that is static member function. अब मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ, ये स्टूडेंट वाला। हमने यहाँ पे लिया क्लास स्टूडेंट। सो आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर, स्टूडेंट का यू वांट रोल नंबर एंड मार्क्स, ये हमने क्लास पहले भी बनाई हुई है ना। देन यू नीड नेम, सो int roll number marks char name 50। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसी के अंदर स्टैटिक लिया, स्टैटिक int passing। सो दिस इज हाउ यू डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, देन हमने शुरू किया पब्लिक में। क्या शुरू किया आपने, फंक्शंस बनाने। आप कोई भी फंक्शंस बना सकते हो यहाँ पे। अब void इनपुट बना लिया जिसके अंदर आप पासिंग वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, पासिंग को यूज कर सकते हो। सो इनपुट बनाया, पर पासिंग मार्क्स बार बार थोड़ी पूछने हैं। पासिंग मार्क्स तो ऐसी चीज है ना जो एक ही बार पूछनी है आपको। रोल नंबर, नेम और मार्क्स बार बार पूछना है हर स्टूडेंट के लिए, पर पासिंग मार्क्स तो आपको बार बार नहीं पूछने। तो आपने यहाँ पर एंटर, जो भी मैसेजेस हैं प्रॉपर वो आप लिख सकते हो। मैं अभी यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख के दिखा रही हूँ। सो वी आर इनपुटिंग रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ठीक है। सो ये हमने इनपुट कर लिया, एंटर डिटेल्स। अब मैंने ऐसे यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं पासिंग मार्क्स रीड करना चाहती हूँ, और वो पासिंग मार्क्स वाला जो फंक्शन होगा रीड करने वाला, वो किसी ऑब्जेक्ट पे बेस नहीं होना चाहिए, वो क्लास के नाम के साथ कॉल हो जाए। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टैटिक वॉइड इनपुट अंडरस्कोर पास, और यहाँ पर मैंने पूछा सी आउट एंटर मिनिमम पासिंग मार्क्स, वो हमने इनपुट करा लिया पासिंग पर। इसके बाद आपके पास इसमें शो, रिजल्ट, वो सारे फंक्शंस हैं। जब आपकी क्लास खत्म होती है, आप ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगाते हो। अब आपको यहाँ पे देखो क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है इंट क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन, स्टैटिक वेरिएबल का नाम, खाली सेमीकोलन देके भी छोड़ सकते हो, इनिशियल वैल्यू देके भी छोड़ सकते हो, ठीक है। बट इसे कहते हैं डिफाइन करना। तो जो भी स्टैटिक वेरिएबल आपने अंदर डिक्लेयर किया है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। यू हैव टू डिफाइन इट आउटसाइड द क्लास। और कैसे डिफाइन करना पड़ता है, जो डेटा टाइप यहाँ दिया है वो डेटा टाइप आप यहाँ पे दोगे, क्लास का नाम लिखोगे,
स्कोप रेजोल्यूशन साइन दोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आप देना चाहते हो, या अगर वैल्यू नहीं भी देनी है तो सिर्फ सेमीकोलन देकर हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। बट वी मस्ट डिफाइन द स्टैटिक वेरिएबल है, ये डिफाइन होना जरूरी है। उसके बाद आपके पास मेन आ जाएगा। मेन के अंदर आपने क्या किया, इंट मेन। Now inside this I might have number of students, let's say मेरे पास है student A B C, इन सबको मैं इनपुट वगैरह कराऊंगी। तो जब मैं A डॉट इनपुट करूंगी तो क्या होगा, A का रोल नंबर नेम और मार्क्स इनपुट होगा। जब आप B डॉट इनपुट करोगे तो B का रोल नंबर नेम और मार्क्स इनपुट होगा। C डॉट इनपुट करोगे तो C का इनपुट होगा। अब कॉल करने को तो मैं इनपुट पास ABC किसी के साथ भी कॉल कर सकती हूँ, बट आई फाइंड इट बेटर, क्योंकि वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है पासिंग मार्क्स, so I can call it with name of the class. तो आप लिख सकते हो student scope resolution input underscore pass. So this is how I can call a static function with the help of name of the class rather than requiring an object. पर अगर आप यहाँ पर a dot input pass भी कर देते तो भी गलत नहीं होता, चल जाता। और वो जो पासिंग मार्क्स रीड करता, वो चाहे आपने a dot करके इनपुट कराए हैं, लेकिन वो यूज b और c के लिए भी सेम होते, क्योंकि वो स्टैटिक डेटा मेंबर में स्टोर हो रहे हैं। तो आप चाहे किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ उसको रीड कराओ, लेकिन वो एक्सेस सबके थ्रू हो सकते हैं, बिकॉज वो वेरिएबल स्टैटिक है, ठीक है। इसके बाद हम अपना a डॉट शो b डॉट शो जो भी है वो कर सकते हैं। सो ये तो तरीका है कि हाउ अ स्टैटिक वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड। सो स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर होता है और यहाँ पर डिफाइन होता है क्लास के बाहर। एंड फंक्शन के आगे तो सिर्फ आप स्टैटिक कीवर्ड लिख दो, आपका फंक्शन स्टैटिक हो जाता है, और उसको कॉल हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट क्लास के नाम के साथ। एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर होती है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स है या स्टैटिक फंक्शंस है, आपका जो स्टैटिक फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही यूज कर सकता है। अ स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स, नो अदर वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड। क्यों? क्योंकि आपका दिस पॉइंटर यहाँ काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि स्टैटिक जो है वो कॉल किसके साथ हो रहा है, क्लास के नाम के साथ। और दिस पॉइंटर तो तब जाता है ना जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो। सो वी डोंट हैव एनी दिस पॉइंटर है, तो आप रोल नंबर नेम मार्क्स को एक्सेस नहीं कर सकते। सो ये रूल आप याद रखोगे। क्या रूल है कि स्टैटिक वेरिएबल्स कैन एक्सेस ओनली, सॉरी, स्टैटिक फंक्शंस कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स। सो जो भी क्लास के अंदर स्टैटिक फंक्शन होगा वो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही यूज कर सकता है। इट कैन नॉट यूज एनीथिंग else, right? So that is about your static data members and static member functions. तो इस वीडियो में हमने किया constructors, destructors क्या होते हैं, what's the difference, and we did static members of a class, right? So next videos में हम आगे के concept करेंगे, जैसे कि friend functions, inheritance, polymorphism और all. But that is it for this video. Useful लगी हो तो like पे click जरूर कीजिएगा. Subscribe the channel, download the app. You have almost everything which you would be having in your syllabus of BSc, BCA, and BTech Computer Science and IT, so that you can get proper lectures. So keep the channel subscribed and download the app. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself.